आज का दिन 2 अक्टूबर है। यह दिन हमारे देश के 2 महापुरुषों की जन्मदिन मनाई जाती है। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आज इन 2 महापुरुषों का जन्मदिन है। इसके साथ ही आज हम लोग आज़ादी का इस साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये आज़ादी के 75 साल हम लोग पूरा कर चुके हैं, 76वें साल में चल रहे हैं। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव साल कहा गया है। परंतु अब ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। 75 साल हमने अपनी इस आज़ादी को पूरा कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि क्या इन 75 सालों में इतने महापुरुषों ने जो कुर्बानियाँ देकर के ये आज़ादी हासिल की थी, क्या आज वो आज़ादी हमें मालूम प्राप्त हो चुका है, या हमारी आज़ादी आज भी जिस आज़ादी के लिए हमने संघर्ष किया था वो हमें नहीं मिला है। यह एक बहुत बड़ा विषय है। आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब होता है हमें अपने जीने की आज़ादी। इस जीने की आज़ादी का मतलब होता है हमारी जो चीज़ है, हमारा कोई शोषण ना करे, हमारी चीज़ हमारी बगैर इच्छा की हमसे कोई छीनने में सफल ना हो पाए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी बात है हमारी न्यायिक व्यवस्था। अभी हम लोग उस न्यायिक व्यवस्था पर में बात करने वाले हैं। इन 75 सालों में जो हमने जो न्यायिक व्यवस्था विकसित की है, क्या आज हम उस व्यवस्था से संतुष्ट हैं? क्या हमारी व्यवस्था आज इन 75 सालों में उतनी विकसित हो पाई है कि यह न्याय आज सर्वसुलभ हो चुका है? अभी हमारे सामने झारखंड के एक आदिवासी, इनका नाम है सरजू कच्छप। सरजू कच्छप के बारे में जहां तक हमने जानकारियां प्राप्त किया है, ये कई सालों से न्याय के दरवाजे खटखटा रहे हैं। सरकार के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ऑफिसर तक सब जगह ये गुहार लगा चुके हैं। क्यों? इनकी अपनी जो पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों की जमीन है, उस जमीन को साबित करने के लिए कि यह हमारी जमीन है, उस जमीन को साबित करने के लिए यह अपना सारा कुछ पूर्वजों का खतियान से लेकर के आज तक का अंचल का रसीद सारा कुछ ये दे रहे हैं। फिर भी हमारी ये सिस्टम, हमारी ये न्यायिक व्यवस्था अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जमीन वास्तव में इनकी है। अब आइए हम सरजू से जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। क्या सरजू को ऐसा लग रहा है कि ये आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष में चल रहे हैं, तो क्या सरजू क्या महसूस कर रहा है ये अमृत महोत्सव में, कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इस अमृत महोत्सव में सरजू को खुशी है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है? आइए सरजू से बात करते हैं। सरजू, क्या आपको लग रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है? आज़ादी का 75 साल बीत चुका है, 76वां साल में प्रवेश कर चुका है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वास्तव में आज देश आजाद हो चुका है? देश तो आजाद हो चुका है, लेकिन हमारा कहना यही है, लेकिन आज भी कुछ आदिवासियों लोग के लिए आज भी आजाद देश नहीं है। लोग कहते हैं कि आजाद है, हुआ है, 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन भी अगर ऐसा होता तो क्या मेरे साथ सरजू कच्छप के साथ इस तरह का आदिवासी का सरकार रहते पर क्या आदिवासी के साथ में ऐसा शोषण होता, जबरदस्ती होता, उसका जमीन में उसके साथ नोच खसोट होता, छिनताई होता, गुंडागर्दी होता, केस होता? ये लोग झूठा केस भी हमारे ऊपर कर दिए हैं, मेरे पत्नी के ऊपर कर दिए हैं, बताइए, जबकि हम कहीं से गलत नहीं है। और कुल मिलाकर हम इतना जानते हैं कि हमारा मामला न्याय में भी है, लेकिन भी जबरदस्ती वहाँ पर काम किया जा रहा है। और तो हम जाके बाबूलाल मरांडी से भी मिले, उसके पास में गुहार लगाए
8 से 10 मिनट वो हमको समय दिए और एक पत्र भी लिखे। एक पत्र लिख के डीसी जी को दिया गया, देखिए ये पत्र है। तो डीसी जी से जब हम दिया गया तो वहाँ पर जब हम गए, बाबूलाल मरांडी का पीए से मिले, लेटर लेने के लिए गए हुए थे, तभी वो हमारे सामने बात किए डीसी साहब से। मैं वहाँ पर खुद प्रेजेंट था, उसके पीए के सामने बैठा हुआ था। बोले कि सरजू कच्छप जी आए हुए हैं लेटर लेने के लिए, तो आपको लेटर मिला है जो हम भेज दिए हैं, इस पर आप संज्ञान लीजिए। तो बोलता है कि हम कुछ संज्ञान नहीं लेंगे। डीसी साहब का कहना ये बोल रहे थे कि जब तक सरजू कच्छप को वो न्यायालय से एसटी ऑर्डर नहीं लेकर आएंगे तब तक वहाँ काम नहीं रुकेगा। अगर वही बोले फिर कि ठीक है तो ऐसा बात है, हम सरजू कच्छप को भेजते हैं, सो आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो डीसी साहब यही बोले कि उनको भी भेजिएगा, तो हम उनको भी यही बात बोलेंगे। तो बताइए एक गरीब आदिवासी कहाँ जाए, किसके पास जाए? सरजू, देश की जनता आज आपसे ये जानना चाह रही है कि ये आपकी पूर्वजों की जमीन है, आपकी जमीन पर मैं कौन काम करवा रहा है? ये देश की जनता आपसे पूछ रही है, आपसे जानना चाह रही है। ये नगर निगम करवा रही है और हाउसिंग बोर्ड करा रही है। हाउसिंग नगर निगम का कहना है ये हाउसिंग बोर्ड हमको दे दिया। तो हमने बोला कि ये हमारी संपत्ति है, आपको हाउसिंग बोर्ड कैसे दे देगा और आप कैसे ले लिए? तो बोलता है यह अधिकृत जमीन है। तो बोले कि अधिकृत जमीन नहीं है, अधिकृत जमीन रहता तो क्या मेरे पास पेपर रहता, मेरा पंजी 2 से माइनस हुआ रहता? आप ही लोग बताइए, मेरा पंजी 2 से भी माइनस नहीं है। रसीद अभी 23-24 तक का अपडेट है मेरे पास, पंजी 2 से भी माइनस नहीं है। तो कहाँ से हम गलत हैं? गलत ये राज्य सरकार है या हम हैं? ये आप ही लोग बताइए आपको। और हाई कोर्ट से भी हमने गुहार लगा ही रहा है, तो आज तक बोलता है कि सरजू कच्छप को एसटी ऑर्डर हो गया। और शाम में पता चलता है, हमारा एडवोकेट बोलते हैं कि बोले थे फरवरी बोले थे और एसटी ऑर्डर हुआ नहीं। तो बताइए हमारे साथ इसी तरह खेला होते रहेगा तो हम क्या करें? कहाँ जाए, किसके पास जाए? नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जगह सभी अधिकारियों को पास सरजू कच्छप गुहार लगा चुका है, जबकि हमको नीचे से हो जाता। इस मामले में आपका क्यों नहीं सुना जा रहा है? अब क्यों नहीं सुना जा रहा भैया, हम कैसे बता दें? इसमें बड़े लोगों का हाथ है, आपके जमीन को हारना कोई चाह रहा है, जिसके कारण लोग नहीं सुन रहे हैं। कहीं से कोई आदेश ऊपर से ही मिल रहा है उन लोगों को। इसके लिए आपको क्या लगता है कि ऐसा बात है? ऐसा बात पूरा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। पूरा है यहाँ तो जो आदिवासी सरकार है, जो हेमंत सरकार जो बैठे हुए हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि इनका ना हो, वो खुद करा रहे हैं। डीसी साहब को अपना उंगली पे नचा रहे हैं। अब वहां पर हम जाते हैं तो हमारा परिवार के साथ, हमारे फैमिली माता बहनों के साथ में, हमारे पत्नी के साथ नोचा खर्च किया जाता है और हमको खींच तीर के जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के जेल भेजने का चक्कर में था। यहाँ पर हम बता दें कि जमीन इनका है, रसीद ये कटा रहे हैं। अब हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि हम आपके जमीन को अधिग्रहित कर चुके हैं, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ का कागज नहीं है। जब ये प्रूफ लेकर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, गए हैं, हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख जा रहा है। हाई कोर्ट में भी जो सरकार का वकील है, एडवोकेट जनरल, वो भी अनुपस्थित हो रहे हैं, कभी कोई बहाना बना रहे हैं। तो इस तरह से इनको टाला केवल जा रहा है और निर्माण का कार्य, जो बाउंड्री निर्माण का कार्य है, वो अभी लगातार जारी है। तो परेशानी यही है कि ये कमजोर व्यक्ति हैं, ये ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं और हर जगह, चाहे वो कोई भी कार्यालय हो, हर जगह बिना चढ़ावा का काम नहीं चल रहा है। और न्यायालय में तो और भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ एक एक वकील का फी ही जो है वो गरीब लोग नहीं दे सकता है। जहाँ तक बात होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो वहाँ तो और लाखों में फी चलता है। तो गरीब आदमी
न्याय पाने के लिए छोटे अदालत में जाते हैं, वहाँ वो उनको चूसा जाता है। छोटे अदालत में वर्चस्व की लड़ाई होती है, वहाँ धनाढ्य की लड़ाई होती है, वहाँ जितने सारे अपने ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार रखने वाले हैं वो लोग मनमाना तरह से अपना न्याय दिलाने का लेने का काम करते हैं। तो गरीब आदमी का न्याय नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी आपने सुना होगा कि पिताजी केस किए थे जमीन विवाद के मामला को लेकर और उनका पोता तक में वो केस लड़ते आ रहा है। तो ये व्यवस्था है न्यायालय का। तो अब ये न्यायालय से गुहार लगा ही रहे हैं। साथ में ये लोकल लोगों को भी बोले थे, बहुत सारे नेता लोग को बोले थे, अपने समुदाय का नेता। जैसे यहाँ झारखंड में आदिवासी की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ आदिवासी नेता भी। तो आदिवासी नेता के संबंध में सरजू जी का क्या करना है, आइए हम सरजू जी से आपको जानकारी दिलाते हैं। आदिवासी नेता से हम क्या उम्मीद रखें और क्या उम्मीद किया जा सकता है? वो लोग तो पूरा जो हमारे मोहल्ला का जो आरक्षक लोग है वो लोग भी पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। वो लोग भी आपके समर्थन में नहीं कोई नहीं है। यहाँ तक कोई नहीं आता हमारा कोर्ट पे। जब हम खड़ा भी हो जाते हैं वहाँ पर हमारे साथ इस तरह का होता है, घोर अत्याचार होता है, लेकिन भी सब देखते रह जाते हैं दूर से, केवल नज़ारा देखते हैं और मजा लेते हैं, लेकिन कोई हमारी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। तो बताइए, ये कहानी है इनकी। और इसमें इनका जो पाटीदार हैं बहुत सारे, जिनका भी जमीन वहाँ पर निकलने वाला है, तो वो लोग भी सिर्फ इनके ही भरोसे घर में पड़े हुए रहते हैं, ना इनको शरीर से मदद कर रहे हैं, ना इनको आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से ये स्वयं अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस पर क्या आगे? ये अभी आपने एक उदाहरण देखा है कि एक सरजू कच्छप जो झारखंड का आदिवासी है, एक गरीब आदिवासी है। इससे इतना तो साफ हो चुका है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आ चुका है, परंतु एक गरीब आदमी के लिए न्याय पाना कितना कठिन है। इससे इतना तो साफ हो चुका है कि यह हमारी जो अभी वर्तमान जो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, इसमें गरीब आदमी के लिए न्याय पाना संभव ही नहीं है। वैसे सरजू अभी तक तो किसी न किसी तरह से अपना दम लगाए हुआ है, लेकिन यह जहाँ पर में इसके खिलाफ इतने बड़े बड़े महारथी लोग हैं, पूरी सत्ता इनके खिलाफ है, पूरा प्रशासन तंत्र इसके खिलाफ है, ऐसे में सरजू कितना देर तक आगे खड़ा रह पाएगा या सरजू दम घुट करके मर जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। परंतु इस आजादी का अमृत महोत्सव तक में अगर हम अपनी इस न्यायिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, तो सरजू जैसे कितने ऐसे लोग हैं इस देश में जो इस व्यवस्था से घुट घुट करके मरते जा रहे हैं, जिसे रोकना किसी भी हाल में जरूरी है। अगर हमें हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान के संविधान को बचाना है, हिंदुस्तान की व्यवस्था को बचानी है। तो आज मैं इस 2 अक्टूबर के दिन, बापू के जन्मदिन के दिन, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को यह संदेश भेजना चाहता हूँ कि यह न्यायिक व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था डेवलप करें, ऐसा व्यवस्था विकसित करें जिससे एक गरीब को न्याय पाना आसान हो सके। न्याय जैसे अमीरों के लिए हो वैसे गरीबों के लिए हो। आज जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, हमारी न्यायिक व्यवस्था गरीबों के लिए है कि नहीं? क्योंकि आज की व्यवस्था हमारी क्या है? आज पैसे पर में बड़े बड़े वकील मिलते हैं, गरीबों के पास उतने पैसे होते नहीं हैं कि वो बड़े बड़े वकीलों को हायर कर सके। तब तो उसके पास जितनी पैसे होती है उतने पैसे वाले वकील को हायर कर पाएंगे। और पैसे वाले लोग, गरीब चाहता है कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन पैसे वाले लोग तारीख पे तारीख लेकर के अपने महंगे वकीलों के माध्यम से उसको टलवाते रहेंगे। इतना उनके बस में होता है। अंत में थक हार करके वह गरीब अपना दम तोड़ देता है और अंततः न्याय हार जाती है। तो न्याय हारे नहीं, न्याय जिंदा कैसे रहे, आज यह बहुत बड़ा सवाल है इस देश के लिए। आज इस सवाल पर में गहन चिंतन करने की जरूरत है। चलिए, तो अब आप दर्शक बंधुओं से भी आग्रह होगा कि ऐसी समस्या हो तो आप लोग सब मिलजुल कर आवाज उठाइए और न्याय का व्यवस्था में सब लोग शरीक रहिए।